हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैक्स वेबर का जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इस सिद्धांत को जानने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय मैक्स वेबर के बारे में दे दूं। वैसे हमने थोड़ा बहुत इनके बारे में पहले जान लिया था, लेकिन थोड़ी सी सूचनाएं और दे देता हूं इनके बारे में कि मैक्स वेबर का जन्म 1864 में जर्मनी में हुआ था। जर्मनी जो यूरोप में है वहाँ पर 1864 में मैक्स वेबर का जन्म हुआ था। उनकी कई पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनमें से कुछ पुस्तकों का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा। जैसे उनकी एक प्रमुख पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दूसरी है द हिंदू सोशल सिस्टम। और एक इनकी पुस्तक जो यहाँ मैंने दी है वो है द रिलीजन ऑफ चाइना, यानी चाइना का धर्म। इस प्रकार ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनका हमें आंसू लिखते समय आवश्यकता अनुसार उल्लेख कर देना चाहिए। चलिए अब मूल बिंदु की तरफ चलते हैं। आज हमें वेबर का जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना है। सामाजिक क्रिया को वेबर ने समाजशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु माना है। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन भी निर्वचनात्मक समझ के आधार पर करता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सिद्धांत में निर्वचनात्मक समझ शब्द का प्रयोग किया है, जिसे अंग्रेजी में इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी सामाजिक क्रिया का अध्ययन करते हैं तो सामाजिक क्रिया में जो लोग सहभागी होते हैं या जो लोग भाग लेते हैं, 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति जो भी हैं, वो जो भी क्रिया करते हैं उसके पीछे उनका क्या भाव होता है, उस भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। इसे ही निर्वचनात्मक समझ कहते हैं। जब तक कर्ता अपनी क्रिया को क्या अर्थ देता है और क्या सोच के वो अपनी क्रिया करता है, अगर वो सोच और उस भाव को नहीं जाना जाएगा तब तक उसकी क्रिया का सही अर्थ हम पता नहीं लगा सकते। इसे ही निर्वचनात्मक समझ या इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। अब इस आधार पर हम वेबर की जो सामाजिक क्रिया की परिभाषा है उसको जानेंगे। वेबर ने कहा कि किसी भी मानवीय गतिविधि जिसके साथ कर्ता अपना कोई व्यक्तिनिष्ठ अर्थ निहित करता है उसे हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। अब इस परिभाषा का क्या अर्थ है? इस परिभाषा में ये कहा गया है कि व्यक्ति द्वारा कोई भी की गई ऐसी गतिविधि जिसमें वो कोई अपना व्यक्तिगत अर्थ उसमें निहित करता है, यानी उससे कोई व्यक्तिगत अर्थ देता है, और उस अर्थ के अनुसार सामने वाला व्यक्ति उस अर्थ को समझता है और उसके अनुसार क्रिया करता है, तो ये जो 2 व्यक्तियों के बीच में, 3 व्यक्तियों के बीच में या कई लोगों के बीच में ये जो क्रिया हुई है वह सामाजिक क्रिया कहलाएगी। अर्थात सामाजिक क्रिया संपन्न होने के लिए ज़रूरी है कि एक से ज़्यादा लोग हो और उनके बीच में एक व्यक्ति कोई क्रिया करता है तो उसकी क्रिया को सामने वाला व्यक्ति उसके अर्थ को समझे और उस अर्थ को समझ के उसके अनुरूप प्रतिक्रिया करे, तो यह सामाजिक क्रिया है। अगर सामने वाला व्यक्ति कर्ता के अर्थ को नहीं समझ पाता है, उसके भाव को नहीं समझ पाता है, तो वह फिर उस कर्ता के अर्थ के अनुरूप क्रिया नहीं करेगा और वह सामाजिक क्रिया नहीं होगी। वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं जो यहाँ आपके सामने है। नंबर 1, तार्किक उद्देश्यमूलक क्रिया। इसको अंग्रेजी में रेशनल पर्पसफुल एक्शन कहते हैं, और ये क्रिया लक्ष्यों की ओर उन्मुख होती है, यानी ओरिएंटेड टू गोल। अब इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये होता है कि वेबर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन में ऐसी कई क्रियाएं करता है, कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जो एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होती है और उनमें तर्क होता है, यानी वो तर्क पर आधारित क्रियाएं होती हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होती है। उदाहरण के लिए, जैसे आप परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो इसके लिए पढ़ते हैं, अर्थात पढ़ना एक तार्किक उद्देश्यमूलक क्रिया है। बाजार में आप दुकानदार से सामान लेते हैं, उसके साथ जो क्रिया करते हैं वो किसी एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होती है और तर्क पर आधारित होती है, अर्थात
भाव कम करवाने के लिए और सही रेट में सही वस्तु प्राप्त करने की उद्देश्य से प्रेरित क्रिया होती है, तो उसको भी हम तार्किक उद्देश्य मूलक क्रिया कहेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में हम जब किसी काम के लिए जाते हैं तो वो भी हमारी समस्त प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो तार्किक उद्देश्य मूलक क्रियाएं होती हैं। तो हमारे जीवन में ऐसी सारी क्रियाएं, दिन प्रतिदिन के जीवन में ऐसी सारी सामाजिक क्रियाएं, अर्थात दूसरे लोगों के साथ हम जो अंतःक्रिया करते हैं वो किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर के और तर्क पर आधारित अगर क्रियाएं करते हैं तो वे तार्किक उद्देश्य मूलक क्रिया कहलाएंगी। वेबर के अनुसार दूसरी प्रकार की जो सामाजिक क्रिया है वह है मूल्य तार्किक क्रिया, अर्थात हमारी कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो समाज के मूल्यों को ध्यान में रख करके उन मूल्यों के अनुसार वो क्रियाएं होती हैं। ऐसी क्रियाओं को मूल्य तार्किक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब परिवार के लोग पूजा अर्चना करते हैं तो हम भी पूजा आराधना में भाग लेते हैं, ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं और ऐसी अनेक क्रियाएं करते हैं जो समाज के मूल्यों के अनुरूप या मूल्यों के संगत होती है। तो ऐसी क्रियाओं को हम मूल्य तार्किक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं के पीछे हमारा कोई और उद्देश्य नहीं होता, बल्कि समाज के मूल्यों का पालन करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है। अतः इन क्रियाओं को मूल्य तार्किक क्रिया कहा गया है। हमारी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रेम, दया, घृणा, स्नेह, प्यार इनसे प्रेरित होती है। ऐसी क्रियाओं को वेबर ने प्रभावात्मक क्रिया कहा है। उदाहरण के लिए, गुस्सा आने पे सामने वाले से लड़ाई कर लेना, थप्पड़ मार देना, गाली गलौज करना, किसी से प्रेम करना, दया करना, स्नेह करना, ये सब चीज़ें हमारे व्यक्तित्व के पक्ष हैं और जब हम इनसे प्रभावित होकर के कोई सामाजिक क्रिया करते हैं तो वो प्रभावात्मक क्रिया कहलाती है। और अंतिम जो चौथे प्रकार की क्रिया बताई, उन्होंने कहा कुछ हमारी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो कई पीढ़ियों से हमारे पूर्वज करते आए हैं। क्यों करते आए हैं हम इसके बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं, हम केवल इसलिए करते हैं उन क्रियाओं को क्योंकि हमारे पूर्वज भी करते हैं और हम भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे परंपरा का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, त्योहारों पे एक दूसरे से मिलना, गले मिलना, उनके घर जाना, इस प्रकार की क्रियाएं परंपरात्मक क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए और ये चारों प्रकार आपके सामने हैं। आगे वेबर ने सामाजिक क्रिया की कुछ कसौटियाँ बताई कि कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया में शामिल होगी और कौन सी क्रियाएं सामाजिक क्रिया में शामिल नहीं होंगी। इन कसौटियों कभी कभार हम सामाजिक क्रिया की विशेषताओं के रूप में भी परिभाषित करते हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। नंबर 1, सामाजिक क्रिया। जब भी हम दूसरे व्यक्ति के साथ सामाजिक क्रिया करते हैं तो दूसरे व्यक्ति यानी सामने वाले व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार से हम प्रभावित होते हैं, हमारी क्रिया प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, अगर सामने वाला व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग तरह की है, यानी वो लड़ाई कर सकता है, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो सकता है, तो इस प्रकार की जो प्रवृत्तियों को हम चूँकि जानते हैं, भूतकाल में देख चुके हैं, वर्तमान में भी देखते हैं, तो हम जब भी सामाजिक क्रिया उस व्यक्ति के साथ करेंगे या कोई अंतः क्रिया करेंगे तो हम इन चीज़ों को दिमाग में रखेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि हमारी सामाजिक क्रिया के दौरान इस प्रकार की कोई घटना ना घटे, अर्थात कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। कौन सी बात किस व्यक्ति को कैसी लगती है ये हम उसके भूतकाल के व्यवहार के आधार पर तय कर लेते हैं और फिर उसके अनुरूप ही उससे व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक क्रियाएं दूसरे व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार से प्रभावित होती है। दूसरी बात जो वेबर ने कही कि प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती है। वेबर का मत है कि सामाजिक क्रिया तभी होती है जब एक व्यक्ति क्रिया करता है, दूसरा उस व्यक्ति के अर्थ को समझ करके उस क्रिया के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है, तो सामाजिक क्रिया है। इसलिए हमारी प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। वो क्रियाएं व्यक्तिगत क्रिया, व्यक्तिगत गतिविधि कहला सकती है, परंतु सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। उदाहरण के लिए, भीड़ में दो व्यक्ति जब आपस में टकरा जाते हैं और टकरा करके आगे निकल जाते हैं तो वो जो टकराना है वो सामाजिक क्रिया नहीं है। इसी तरह अकेले में बैठ के गाने गाना, पूजा करना, बाथरूम में नहाना, ये सब क्रियाएं व्यक्तिगत क्रियाएं हैं, सामाजिक क्रिया नहीं है। लोगों के बीच में होने अब तीसरी जो विशेषता है
वह लोगों के बीच में होने वाला प्रत्येक संपर्क भी सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगा। वेबर का मत यह है कि सामाजिक क्रिया के लिए संपर्क होना बहुत आवश्यक है। दो व्यक्ति जब मिलते हैं, एक दूसरे को अपनी बातें कहते हैं, सामाजिक क्रिया हो रही है। यहाँ हमारा मकसद ये है कि सामाजिक क्रिया के लिए संपर्क होना ज़रूरी है। लेकिन वेबर का ये कहना है कि प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि भीड़ में दो लोग आपस में टकराए, संपर्क में आए, लेकिन वो टकराने के बाद आगे निकल गए, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। संपर्क तो हुआ लेकिन सामाजिक क्रिया नहीं हुई। इसी प्रकार दो लोग जो अनजान है बाजार में सामने मिले और एक दूसरे को क्रॉस करके निकल गए, तो वहाँ पर एक दूसरे के पास से निकले, संपर्क हुआ, शरीर का संपर्क हुआ, लेकिन सामाजिक क्रिया नहीं हुई। लेकिन अगर दो व्यक्ति एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा देते हैं, तो फिर उसके बीच में ये सामाजिक क्रिया हुई। अर्थात एक दूसरे की तरफ मुस्कुराना भी सामाजिक क्रिया का ही एक तरीका है, जिसमें वो एक दूसरे के अर्थ को समझ जाते हैं। और चौथी जो विशेषता बताई, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों द्वारा की जाने वाली एक ही प्रकार की क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब यह है कि अनेक बार बहुत सारे लोग एक जैसी क्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे बरसात आई तो बहुत सारे लोग जो खड़े हैं वो छाता खोल लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो छाता खोलने की क्रिया है, वो एक दूसरे को देख करके नहीं की गई, बल्कि बरसात को देख करके की गई। इसलिए ऐसी क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। सामाजिक क्रिया तभी होगी जब हम एक दूसरे को देख करके और उसके अर्थ को समझ करके अगर हम क्रिया करते हैं, तो वो सामाजिक क्रिया है। इस प्रकार वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के ये कुछ कसौटियाँ या ये विशेषताएं बताई हैं। अब हम इन क्रियाओं के कुछ अर्थ उदाहरण यहाँ देख लेते हैं। जैसे एक तार्किक उद्देश्यमूलक क्रिया के रूप में हम जैसे ले सकते हैं परीक्षा देना। परीक्षा देने का मतलब ये है कि हमारी ये ऐसी क्रिया है जिसमें हम पूरा ये देखते हैं कि कितना क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और क्या लिखना चाहिए ताकि हमारे नंबर आएँ। तो ये एक तर्क पर आधारित क्रिया है और एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित है। और वह एक उद्देश्य ऐसा है जिसके बारे में सभी लोग हमसे पूछते हैं कि कैसे मार्क्स आए आपके। तो इस प्रकार परीक्षा देना, इस प्रकार ये जो क्रिया है, परीक्षा देने की क्रिया है, वो एक तार्किक उद्देश्यमूलक क्रिया है। लेन देन करना, ये भी एक तार्किक उद्देश्यपूर्वक क्रिया है। पूजा अर्चना करना दूसरे लोगों के साथ मिल करके, उनके साथ शामिल होकर के, तो ये क्रिया एक्चुअल में मूल्यों से प्रेरित है, इसलिए इसे मूल्य तार्किक क्रिया कहा गया है। देश के लिए शहीद होना, ये भी मूल्यों पर आधारित है। किसी के चरण स्पर्श करना, ये एक्चुअल में परंपरागत रूप से ऐसा हमारे परिवार के लोग करते हैं, इसलिए हम भी उनका अनुसरण करते हैं, इसलिए ये करते हैं। लेकिन साथ साथ में इसका एक स्वरूप और भी होता है, ये मूल्य तार्किक क्रिया भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे मूल्य ये कहते हैं कि हमें अपने बड़ों के चरण स्पर्श करना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है, यद्यपि इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ये सामाजिक क्रियाओं को मोटे तौर पे एक वर्गीकरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आगे चलकर सामाजिक क्रिया के बारे में पार्सन्स ने भी अपना एक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने सामाजिक क्रिया के लिए बताया कि दो व्यक्तियों का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति भी सामाजिक क्रिया कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर वह पूजा अर्चना कर रहा है तो वो भी एक सामाजिक क्रिया के रूप में माना जा सकता है। ऐसी बात पार्सन्स ने कही। लेकिन पार्सन्स का सिद्धांत एक अलग सिद्धांत है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम वेबर के सिद्धांत के आज सीमित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं आपको एक बार समराइज़ करा देता हूँ कि वेबर का जन्म जर्मनी में हुआ था। 1864 में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया। उनकी जो प्रमुख रूप से जो 3 पुस्तकें हैं वो मैंने आपको बताई थी। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द हिंदू सोशल सिस्टम एंड द रिलीजन ऑफ चाइना, ये 3 प्रमुख पुस्तकें हैं। और उन्होंने सामाजिक क्रिया की जो परिभाषा दी थी वो ये है कि वो मानवीय गतिविधि जिसके साथ कर्ता अपना कोई व्यक्तिनिष्ठ अर्थ निहित करता है, उसे हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। इसके अलावा वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए थे जो आपके सामने हैं। तार्किक उद्देश्यमूलक क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया, प्रभावात्मक क्रिया और परंपरात्मक क्रिया। फिर उसके बाद में उन्होंने सामाजिक क्रिया की कुछ कसौटियाँ बताई हैं कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार से प्रभावित होती है। व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती है। लोगों के बीच होने वाला प्रत्येक संपर्क भी सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगा। और बहुत सारे लोगों द्वारा की जाने वाली एक ही प्रकार की क्रिया को भी हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। और उसके बाद में आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। तो कुल मिलाकर के ये
वेबर का जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है उसका एक विस्तृत एक मोटा मोटा एक डायग्राम है, एक स्केच है, जिसके आधार पर हम अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। एक क्विज मैं आपको दूंगा इस जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर। तो उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। आपको मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसका आंसर ज़रूर देंगे और सोल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।